हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। मैं आपका दोस्त राम शर्मा। तो दोस्तों, मैं आपके लिए इकोनॉमिक सीरीज का आज पार्ट नंबर 4 लेके आया हूं। और दोस्तों, आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बंच तैयार किया है आपके लिए, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए वीडियो आप पूरा देखिएगा। और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये हमने जनरल नॉलेज का चैप्टर लिया है एक प्रकार से। और इसमें हमने सभी तरह के इकोनॉमिक्स हैं, पॉलिटिक्स है, इससे संबंधित सभी तरह के क्वेश्चंस का इसमें संयोजन किया है दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो पूरा जरूर देखिए, जिससे तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों हम लोग। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? तो दोस्तों, कोई भी कंपनी जो होती है, इसमें लाभांश की घोषणा जो होती है वो अभिदत्त पूंजी पर की जाती है। ये एक्चुअली क्या होती है, पूंजी दो तरह की होती है दोस्तों, ऑथोराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारी जो अभिदत्त पूंजी होती है, वो उसके ऊपर हमारा लाभांश की घोषणा की जाती है। यानी कि जो भी कंपनी में एक्चुअली जितना भी कंपनी में टोटल जो प्रॉफिट होता है, वो उसके सभी शेयर होल्डर्स में बराबर बांट दिया जाता है। जितनी पेडअप कैपिटल होती है अपनी, उस पेडअप कैपिटल में जो जितने शेयर होल्डर्स होते हैं, उसमें ये लाभांश जो है वो बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो टोटल लाभांश की घोषणा होती है वो किस पे होती है दोस्तों? पेडअप कैपिटल यानी कि अभिदत्त पूंजी के ऊपर होती है। ठीक है ना। अगर हमारी कंपनी में सपोज करो कोई भी कंपनी है और उसमें 1 लाख शेयर है और 1 लाख रुपए का फायदा हुआ दोस्तों, तो 1 लाख में 1 लाख का भाग देंगे तो 1 रुपया 1 शेयर पर उसको फायदा मिलेगा अपने को। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जो भी लाभांश होता है वो किस पर घोषित होता है? अभिदत्त पूंजी यानी कि पेडअप कैपिटल के ऊपर होता है दोस्तों। ठीक है ना। तो इसका हमारा सही उत्तर है आपका अभिदत्त पूंजी, सब्सक्राइब। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना ने किस वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा जो संगम योजना लागू की थी, वो एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए चालू की थी दोस्तों। पर्टिकुलर एक वर्ग को ध्यान में रख करके ही और ये योजना चालू की थी दोस्तों। और वो वर्ग है दोस्तों विकलांग वर्ग। कौन सा है? विकलांग वर्ग। ये विकलांग वर्ग को ध्यान में रख करके संगम योजना चालू की थी दोस्तों। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है विकलांग वर्ग। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल जो श्रम संगठन है, उसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय है दोस्तों जिनेवा। कहां पर है? जिनेवा में। ठीक है ना। सही उत्तर है इसका जिनेवा दोस्तों। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जो नई औद्योगिक नीति यानी कि न्यू इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी थी, उसकी जो घोषणा की गई थी वो दोस्तों की गई थी 24 जुलाई 1991 को। कब की गई थी? 24 जुलाई 1991 को उसकी घोषणा की गई थी दोस्तों। सही है ना। ठीक है। ठीक है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहां पर है? यूरोपीय आर्थिक, इकोनॉमिक, ठीक है ना, आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहां, हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? ठीक है ना। तो ये है दोस्तों ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहां पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पर किस औद्योगिक घराने का आधिपत्य है? यानी कि दोस्तों हिंदुस्तान मोटर्स दोस्तों वही है कि जो एम्बेसडर कार बनाती है दोस्तों। कौन सी है? एम्बेसडर कार बनाती है दोस्तों ये। और पहले आपको पता हो दोस्तों कि पहले जितनी भी गवर्नमेंट गाड़ियां होती थी, वो सारी एम्बेसडर, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, या फिर कोई चाहे IAS हो, IPS हो दोस्तों, सभी की जो गाड़ियां होती थी वो एम्बेसडर गाड़ियां होती थी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती थी दोस्तों। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मोटर कारों के उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड है, वो कौन से घराने का है दोस्तों? तो हमारे देश में मैक्सिमम 2 घराने फेमस है दोस्तों, टाटा और बिरला।
तो दोस्तों ये है बिड़ला घराना। कौन सा है? बिड़ला घराने का इस पर आधिपत्य है। किसका? बिड़ला घराना। ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। ट्राइसेम यानी कि ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सूत्रपात एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कब किया गया था? तो दोस्तों ये कौन से सन में किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 15 अगस्त 1979 को। कब किया गया था? 15 अगस्त 1979, 15 अगस्त 1979 को किया गया था दोस्तों। ठीक है ना, यानी कि इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 15 अगस्त 1979 को की गई थी दोस्तों। किसकी? ट्राइसेम। ठीक है ना, ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। राइट, ओके, नेक्स्ट लेते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या है? तो दोस्तों स्टैगफ्लेशन जो होता है वो है दोस्तों मंदी के साथ मुद्रास्फीति। यानी कि जो मंदी आती है तो उसके साथ में जो मुद्रास्फीति होती है उसको बोलते हैं हम लोग स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। ठीक है ना, ओके, नेक्स्ट लेते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। ठीक है ना, तो ये की गई थी दोस्तों 1 सितंबर सन 1956 को। कब की गई थी? 1 सितंबर 1956, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC। ठीक है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है ना, तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी दोस्तों। और इसका पूरा आधिपत्य जो है सरकार का है, गवर्नमेंट का है दोस्तों। ये गवर्नमेंट की ही कंपनी है जो हमारे देश में बीमा का, लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा का कार्य करती है दोस्तों। हमारे यहाँ बीमा कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, सभी जगह होते हैं। जैसे कि जीवन बीमा है, ठीक है ना, उसके बाद में मोटर कार बीमा है, फसलों का बीमा है, या मकानों का बीमा है। यानी कि जनरल जो मोटर कार और जो अपना मकानों का या फसलों का इस प्रकार का जो बीमा करती है उसको बोलते हैं दोस्तों जनरल इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं? जनरल इंश्योरेंस। और जो लाइफ का यानी कि अपने जीवन का जो बीमा करती है उसको बोलते हैं हम लोग लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है ना, तो ये लाइफ इंश्योरेंस यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी दोस्तों। ठीक है ना, ओके, नेक्स्ट लेते हैं। भारत सरकार ने पहली बार बैंकों का यानी कि 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण किया गया था, है ना दोस्तों। कितनी बैंकों का? 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण, ठीक है ना, नेशनलाइजेशन किया था। तो वो कौन से साल में किया गया था दोस्तों? ठीक है ना, तो दोस्तों ये किया गया था सन 1969 यानी कि 19 जुलाई। कब किया था? 19 जुलाई सन 1969, 19 जुलाई 1969 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत सरकार, पहले ये सारी बैंकें प्राइवेट बैंकें थी दोस्तों, तो सभी प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन गवर्नमेंट ने अपने अंडर में कर लिया था, उनको राष्ट्रीयकरण कर लिया था उनका। ठीक है ना, ओके, तो कब हुआ था ये? 19 जुलाई 1969 को। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस बट बहुत ही ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछ ले जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों एक देश का शेष विश्व के साथ एक निश्चित समय अवधि के दौरान किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन के विवरण, यानी कोई एक देश का शेष जो विश्व के साथ, यानी कोई भी देश होता है वो बाकी बचे हुए जो देश होते हैं विश्व के साथ में एक निश्चित समय अवधि के दौरान कोई मौद्रिक यानी कि मुद्रा का लेन देन जो करता है उसको भुगतान संतुलन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन। यानी कि एक देश का शेष विश्व के साथ, यानी कि कोई भी देश जो होता है वो बाकी बचे हुए अन्य देशों के साथ में एक निश्चित समय अवधि के अंदर कोई मौद्रिक लेन देन करता है, यानी कि किसी प्रकार का कोई मुद्रा का लेन देन करता है, उसको हम लोग भुगतान संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, समझ गए? क्या समझे? कोई भी एक देश बाकी बचे हुए अन्य देशों के साथ में एक निश्चित समय के अंदर कोई भी अपनी करेंसी का, मुद्रा का लेन देन करता है, उसको हम लोग भुगतान संतुलन कहते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेते हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता थी?
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता थी दोस्तों? तो दोस्तों मैंने ये सब एक क्वेश्चन पहले भी लिया था, आपको ध्यान हो। ये थी दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि गरीबी हटाओ योजना। भारत सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया था, गरीबी हटाओ योजना। वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया था दोस्तों? वो थी पंचवर्षीय, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये भी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, यानी कि गरीबों के लिए न्यूनतम आवश्यकता किस किस चीज की आवश्यकता होती है, मतलब कि बहुत ही जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं, एसेंशियल चीजें होती हैं जीने के लिए, वो कौन कौन से होते हैं? तो वो न्यूनतम आवश्यकता जो कार्यक्रम है, वो योजना कौन सी योजना के अंतर्गत था दोस्तों? तो ये था 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था दोस्तों ये, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट लेते हैं। भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है? भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है? तो दोस्तों ये है, याद हो आपको तो दो बताओ, ये है दोस्तों बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार। यानी कि बिहार राज्य में औसत वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई थी दोस्तों, ठीक है ना? ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं अब। क्या भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट छापता है? दोस्तों आपको शायद ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ गया होगा, नहीं आया है तो मैं बता देता हूं कि दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये का नोट नहीं छापता है दोस्तों। 1 रुपये का नोट जो होता है वो हमारा वित्त विभाग छापता है। कौन छापता है? वित्त विभाग, ठीक है ना? ये भारतीय रिजर्व बैंक जो है 1 रुपये का नोट नहीं छापता, ना ही 1 रुपये का नोट छापता है, और ना ही दोस्तों सिक्के भी नहीं बनाता है, छापता है वो भी वित्त विभाग ही छापता है, ठीक है ना? तो इसका सही उत्तर क्या है? नहीं, यानी कि 1 रुपये का नोट भारतीय रिजर्व बैंक नहीं छापता है दोस्तों, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट। आप ये उत्तर कंफ्यूजन वाला है दोस्तों, क्योंकि आप हमेशा, क्यों, आप जानते हो कि नोट तो कौन छापता है? भारतीय रिजर्व बैंक छापता है। लेकिन दोस्तों यहां पर आप गलत हो, 1 रुपये का नोट भारतीय रिजर्व बैंक नहीं छापता है, ये ध्यान रखना है आपको, समझ गए ना? यानी कि वो उसके ऊपर के नोटों को छापता है, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट लेते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है? कौन सी? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों ये है कौन सा? ये है दोस्तों शिमला। कौन सी स्टेट, वो सिटी है दोस्तों? शिमला शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी संस्थान है दोस्तों, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट लेते हैं। दी बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? दोस्तों बोकारो बहुत बड़ा एक प्लांट है, उसका नाम है बोकारो स्टील प्लांट। क्या नाम है? किसका क्या काम करता है बोकारो में? स्टील प्लांट है, इस्पात संयंत्र है दोस्तों, और बहुत ही बड़ा है, यानी कि देश का बहुत बड़ा प्लांट है। तो वो कौन से देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दोस्तों वो है सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। किसके दोस्तों? रसिया के द्वारा, सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था, ठीक है ना? सही उत्तर क्या है? सोवियत संघ के सहयोग से, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट लेते हैं। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ? दोस्तों ये भी एक योजना चलाई थी देश ने, हमारे ने, हरित क्रांति, है ना? तो उससे दोस्तों सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से खाद्यान्न का हुआ था? तो दोस्तों सही उत्तर है इसका गेहूं। क्या है? गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा फायदा मिला था उसको उत्पादन का, वो था दोस्तों गेहूं का, ठीक है ना? ओके, चलो नेक्स्ट लेते हैं। जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो दोस्तों जानकी रमन का किस उद्देश्य से किया गया था? तो दोस्तों इसका जो मेन उद्देश्य था वो था बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच करने के लिए। जानकी रमन समिति, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कोई भी कार्य जब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट करती है तो दोस्तों ये एक समिति का गठन करती हैं, और उस समिति को वो कार्य सौंपती है, भाई इसका आप खोज करो, इसमें जांच करो इसकी, और जांच करने के बाद इसका सही निर्णय हमको बताओ कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो दोस्तों इसी प्रकार से गवर्नमेंट ने जानकी रमन
समिति का गठन किया था और उसका उद्देश्य था दोस्तों बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच। क्योंकि दोस्तों बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों में अक्सर गड़बड़ी पाई गई थी गवर्नमेंट को, इसलिए जानकी रमन समिति का गठन किया गया था और उसको ये काम सौंपा गया था कि आप बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच करके बताओ कि इसमें क्या क्या गड़बड़ी है दोस्तों। ठीक है ना, समझ गए दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच। ठीक है ना, ओके। चलो नेक्स्ट लेते हैं। भारत के प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन AITUC को किस अन्य श्रमिक संगठन में विलय की योजना है? तो दोस्तों ये एटक संस्था बहुत बड़ा मतलब कि श्रमिक संगठन है ये दोस्तों, मजदूरों का संगठन है और इसको कौन से संगठन के साथ में विलय की योजना है दोस्तों? तो दोस्तों वो है हिंदू मजदूर सभा। कौन सी है? हिंदू मजदूर सभा के साथ में विलय की योजना है। ठीक है ना, एटक का यानी कि AITUC एटक को किस में मिलाने का योजना है? हिंदू मजदूर सभा के साथ में। ठीक है ना, समझ गए? हिंदू मजदूर सभा याद रखोगे ना? ठीक है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट लेते हैं। केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों पहले क्या था, केंद्रीय राजस्व बोर्ड एक ही डिपार्टमेंट था जो कि एक ही कर था केंद्रीय राजस्व बोर्ड का, और वही गवर्नमेंट जो मतलब पब्लिक से कर का मतलब कि कलेक्शन करती थी। ठीक है ना, उसके बाद में दोस्तों 1963 के टाइम में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि एक ही डिपार्टमेंट सारे कार्य को संभालना मुश्किल हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, उस डिपार्टमेंट को 3 डिपार्टमेंटों में बांट दिया, यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। तो दोस्तों केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो होता है वो क्या करता है, ये होता है दोस्तों एक्साइज ड्यूटी। ये दोस्तों सभी जो जितना भी प्रोडक्शन होता है गवर्नमेंट अपने इंडिया में, कोई भी प्रोडक्शन होता है यानी कि चाहे कार बनो, चाहे ट्रक बनाए या चाहे माचिस की एक डब्बी बने, कुछ भी कोई भी प्रोडक्शन होता है तो उस प्रोडक्शन के ऊपर गवर्नमेंट एक निश्चित कर लगाती है, एक टैक्स लगाती है, उसको बोलते हैं हम लोग केंद्रीय उत्पाद शुल्क या फिर एक्साइज ड्यूटी दोस्तों। ठीक है ना, उत्पादन शुल्क। ठीक है ना, तो ये काम तो दिया गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क डिपार्टमेंट को। ठीक है ना, ऐसे ही सीमा शुल्क बोर्ड बनाया। ठीक है ना, ये क्या होता है कि एक देश से अगर कोई दूसरे देश से हमारे देश में किसी प्रकार का हम लोग कोई आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं किसी चीज का, ठीक है ना, तो उसके ऊपर एक टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, तो उस टैक्स के लिए एक सीमा शुल्क बोर्ड बनाया। होता क्या है दोस्तों, जैसे कि आज सोना है या कोई भी कार है, आज सोना दुबई में बहुत सस्ता है लेकिन हमारे इंडिया में सोना महंगा है। अब दुबई से हम अगर कोई सोना ले आएंगे यहाँ पर, तो लेके आएंगे तो हमको यहाँ पर एक इंडिया ने जो निश्चित एक टैक्स निश्चित किया है वो टैक्स हमको देना पड़ेगा, तभी हम उस सोने को लेकर आ सकते हैं, वरना गवर्नमेंट उस सोने को जब्त कर लेगी। ठीक है ना, तो ये एक सीमा शुल्क बोर्ड अलग से बना दिया दोस्तों। उसके बाद बनाया था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। दोस्तों ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, तो दोस्तों इसमें भी एक्चुअली देखा जाए तो 2 बोर्ड बनाए थे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि अपना जो इनकम टैक्स होता है, और एक इनकम टैक्स और दोस्तों दूसरा टैक्स होते हैं ये अपना जो अपने देश में जो अपना ये विक्रय शुल्क, यानी कि एक प्रकार से जो सेल टैक्स होता है वो, तो दोनों अलग। अब इस समय गवर्नमेंट ने उसको दोनों को एक कर दिया है। ठीक है ना, तो जीएसटी बना दिया है। तो दोस्तों इसको केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन अलग से किया गया। इस प्रकार से ये 3 डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने बना दिए। कब बनाए थे ये? सन 1963 में बनाए थे दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या है? सन 1963। ठीक है ना दोस्तों, समझ गए? आपको मैंने बहुत ही तरीके से समझा दिया है कि जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय सीमा शुल्क बोर्ड और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ये तीनों डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने क्यों बनाए और कब बनाए दोस्तों। ठीक है ना, और इनका क्या क्या कार्य है दोस्तों। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर जो है ये कब बनाए? सन 1963 ईस्वी में बनाए दोस्तों। ठीक है ना, तो दोस्तों आज के ये सभी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसको शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसको हमारे लिए आपके विचार जो भी हों वो हमको बताइएगा दोस्तों। ठीक है ना, और दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक इसको
सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे वीडियोज का। ठीक है ना, और अपने दोस्तों के लिए शेयर भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ठीक है, ओके।